गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों का अध्ययन किया था। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। यह बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली स्थान रखती है। इसने सही अर्थों में मध्ययुगीन व्यवस्था, जिसे सामंती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, को समाप्त कर नए युग का सूत्रपात किया। यह क्रांति विचारों, वैचारिक अथवा बौद्धिक क्रांति तथा अस्त्र शस्त्रों दोनों से समान रूप से लड़ी गई और पहले फ्रांस में, तत्पश्चात समस्त यूरोप में निरंकुश व सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंका। इनकी जगह प्रजातांत्रिक मूल्यों, सामाजिक आर्थिक समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की बयार बहा दी। इसीलिए रमज़े मेयर ने फ्रांस की राज्य क्रांति को विश्व क्रांति कहा है। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम। फर्स्ट, सामंती व्यवस्था का पूर्णतया अंत करने का श्रेय इसी क्रांति को जाता है। समस्त विशेषाधिकार उससे संबंधित कर एवं प्रथाओं का पहले फ्रांस में अंत कर दिया गया। कालांतर में इसके प्रभाव से फ्रांस के बाहर भी यह व्यवस्था समाप्त होनी निश्चित हो गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का उदय एवं विकास। फ्रांस की क्रांति की महान देन है। क्रांति को कुचलने के लिए जब फ्रांस पर आक्रमण हुआ तो फ्रांस के देशभक्तों ने मार्साइयेज़ का राष्ट्रीय गीत गाते हुए देश की शत्रुओं से रक्षा की। इस राष्ट्रीय भावना ने ही फ्रांस की सेना को अविजित बना दिया था। यह राष्ट्र भावना यूरोप एवं विश्व में फैली और अंत में इसी भावना ने नेपोलियन को भी पराजित किया। क्रांति ने मानव की व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया तथा निरंकुश राजसत्ता एवं तत्संबंधी कानूनों को नकार दिया। 4. लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना को राजा के दैवीय अधिकारों की जगह प्रतिष्ठित कर लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रादुर्भाव। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता तथा धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ। मानवाधिकारों या नागरिक अधिकारों की घोषणा भी इसी क्रांति की महान देन है। इस घोषणा ने जोर दिया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है तथा कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन। फ्रांस की क्रांति सामाजिक क्रांति भी थी। इसने विशेषाधिकारों को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापना की। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकता था, स्त्रियों को भी क्रांति ने व्यापक अधिकार दिए। व्यापार संबंधी बाधाओं के हटने, उचित एवं समान कर प्रणाली लगाने तथा एक नवीन मापतोल प्रणाली के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य को बहुत बढ़ावा मिला। इसके मध्यम वर्ग का विकास हुआ। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधी व्यापक सुधार हुए। चर्च की जगह अब सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था संभाली। नेक्स्ट, समाजवाद का प्रारंभ भी बीज रूप में फ्रांस की क्रांति से ही माना जाता है। जैकोबिन दल ने निर्धनों की हिमायत करके इसी भावना का परिचय दिया था। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य परिणाम भी हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप 2 दशकों से भी अधिक समय तक अशांत एवं युद्धरत रहा। जनता का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना भी फ्रांस की क्रांति की ही देन माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस क्रांति का समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वेन ने इसे आधुनिक इतिहास का प्रारंभिक बिंदु माना है। इतिहासकार मैरियट के अनुसार यदि अमेरिका की क्रांति ने स्वतंत्रता का बीजारोपण किया तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने उस बीज को अंकुरित किया। जवाहरलाल नेहरू का मत है कि फ्रांस की राज्य क्रांति को समाप्त हो गई, परंतु जनतांत्रिक विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गए और उसके साथ ही मानवाधिकारों के घोषणा पत्र द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों में बार बार मानवाधिकार घोषणा पत्र का जिक्र हुआ है। आइए हम मानवाधिकार घोषणा पत्र के विषय में अध्ययन कर लेते हैं।
यह राष्ट्रीय सभा ने लफायत के प्रस्ताव पर 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को जारी किया। यह घोषणा सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम बीइंग को साझी मानकर की गई, जिसका उद्देश्य था कि क्रांति का कोई सिद्धांत एवं उद्देश्य तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जनता स्वतंत्रता के निश्चित स्वरूप को समझ सकेगी तथा यह अधिकार मानवाधिकार संविधान निर्माण के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। घोषणा पत्र में 17 धाराएं थीं, जिनमें कहा गया कि मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र एवं समान है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। संप्रभुता जनता में है। कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। स्पष्टतः यह घोषणा रूसो के विचारों से ओतप्रोत थी। लोकतंत्रीय विचारों में यह घोषणा का अत्यधिक महत्व है। इसने क्रांतिकारियों को निश्चित कार्यक्रम दिया। एक्टन ने कहा कि यह कागज़ का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से भी अधिक शक्तिशाली फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के बाद आइए हम नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान एवं पतन के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। नेपोलियन भाग्य की ओर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका टापू पर हुआ। रूसो ने एक बार कहा था कि एक दिन यह टापू सारे यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा। यह भविष्यवाणी नेपोलियन ने सही साबित की। वह अपनी योग्यता के आधार पर साधारण परिवार से उठकर फ्रांस के सम्राट के पद पर पहुंचा। 1793 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांस के दक्षिणी बंदरगाह तूलो पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन को फ्रेंच सेना की बागडोर सौंपकर राजतंत्रवादियों ने से तूलो को मुक्त कराने के लिए भेजा गया। उसने बड़ी कुशलता से तूलो को मुक्त कर लिया था। यह उसकी प्रारंभिक सफलता। इसके बाद 5 अक्टूबर 1795 को उसने पेरिस की भीड़ से नेशनल कन्वेंशन की रक्षा करते हुए अपनी प्रतिभा का पुनः परिचय दिया और पदोन्नति प्राप्त की। बच्चों, ये 1995 नहीं 1795 है। प्रथम इटालियन अभियान। डायरेक्टरी ने इटली अभियान के लिए 1796 में उसे कमांडर नियुक्त किया। उसने पीडमांट की सेना को पराजित किया और नीस तथा सेवाय के प्रदेश फ्रांस के लिए प्राप्त किए। इसके बाद उसने कई युद्धों में ऑस्ट्रियन सेना को हराया। 1797 ईस्वी में उसने रवोली का अविश्वसनीय युद्ध ऑस्ट्रिया से जीतकर मांतुआ पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1797 ईस्वी में उसने पोप शाही को सबक सिखाते हुए तोलेंतिनो की संधि के लिए बाध्य किया। अक्टूबर 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ भी कैंपो फॉर्मियो की संधि हो गई। इस संधि ने 5 वर्ष के लंबे उस युद्ध को समाप्त कर दिया जिसे जिरोंदिस्टों ने अप्रैल 1792 से प्रारंभ किया था। संधि के अनुसार यह तय हुआ कि ऑस्ट्रिया फ्रांस की सीमा राइन तक मानेगा। उसने फ्रांस को लोम्बार्डी देना स्वीकार कर लिया। बदले में ऑस्ट्रिया को वेनिस मिला और उसने इटली में स्थापित गणतंत्र को भी स्वीकार कर लिया। यह संधि नेपोलियन की महान कूटनीतिक विजय थी। फ्रांस का प्रभाव इससे बहुत बढ़ गया था। नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव से डायरेक्टरी आतंकित हो गई। इसलिए नेपोलियन को मिस्र अभियान के लिए भेजने में डायरेक्टर्स उत्सुक थे। नेपोलियन भी इसके लिए उत्सुक था क्योंकि ब्रिटेन को प्रत्यक्ष युद्ध में हराना फ्रांस के लिए संभव नहीं था। इसीलिए उसकी संपन्नता के आधार को ही चोट पहुंचाने का निर्णय किया। मई 1798 ईस्वी में वह मिस्र अभियान के लिए तूलो बंदरगाह से रवाना हुआ। जुलाई 1798 ईस्वी में पिरामिडों के युद्ध में मिस्री सेना को हराकर काहिरा पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय नील के युद्ध में उसकी सेना इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन की सेना से पराजित हो गई। तभी उसे सूचना मिली कि यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध दूसरा गुट बना लिया तथा ऑस्ट्रिया इटली के क्षेत्रों को पुनः जीतकर उसकी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया गया। यह मिस्र अभियान, जिसमें वह संकटग्रस्त था, को बीच में छोड़ फ्रांस आ गया। डायरेक्टरी के अकुशल और बदनाम शासन से असंतुष्ट जनता नेपोलियन की वापसी से बहुत प्रसन्न हुई। लोगों की इस अत्यधिक प्रसन्नता को देखकर नेपोलियन ने कहा था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती।
और यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी हैं। कौंसुल शासन व्यवस्था 1799 से 1804। मिस्र से वापस आने के 3 सप्ताह बाद ही वह फ्रांस का अधिपति बन बैठा। नवंबर 1799 को उसने ब्रूमेयर के राज्य परिवर्तन, डायरेक्टरी शासन का अंत करके कौंसुल शासन के द्वारा शक्ति पा ली थी, अर्थात वह प्रथम कौंसुल बना। इस कार्य में उसके भाई लूसिया ने उसकी बड़ी मदद की। वह नवंबर 1799 में 500 का अध्यक्ष बना। 1799 में सीए द्वारा निर्मित तथा नेपोलियन द्वारा संशोधित संविधान पर जनमत कराकर उसे लागू कर दिया गया। यह क्रांति युग का चौथा संविधान था। संविधान में व्यवस्थिका के लिए 4 सदनों का प्रावधान था। फर्स्ट काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड सीनेट, थर्ड ट्रिब्यूनेट तथा फोर्थ लेजिस्लेटिव बॉडी। कार्यपालिका की शक्तियाँ 3 सदस्यों की कौंसिल समिति को सौंपी गई। इनकी कार्यावधि 10 वर्ष थी। ये कौंसिल थे नेपोलियन प्रथम कौंसिल, कैंसेबरी द्वितीय कौंसिल और लेब्रो थर्ड कौंसिल बना। राज्य की समस्त शक्तियाँ प्रथम कौंसिल यानी नेपोलियन के हाथ में आ गई। कोई पूछता संविधान में क्या है तो उत्तर मिलता नेपोलियन, नेपोलियन और नेपोलियन। घरेलू मामलों से निपटने के लिए 1800 में नेपोलियन ने फ्रांस के शत्रुओं की ओर ध्यान दिया। ऑस्ट्रिया इटली पर पुनः अधिकार कर ही चुका था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर अब 2 तरफ हमला किया। मोरेंगो तथा होहेनलिंडेन की प्रसिद्ध लड़ाइयों में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हराकर संधि के लिए बाध्य किया। ल्यूनविले की संधि एक प्रकार से कैंपो फॉर्मिया की संधि का ही पुनरावृत्ति थी। फ्रांस का राइन की सीमा पर पुनः अधिकार हो गया तथा इटली के गणतंत्रों का नेपोलियन स्वयं राष्ट्रपति बन गया था। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उसने 9 वर्षों से इंग्लैंड के साथ चल रहे संघर्ष को आमिया की संधि 1802 से समाप्त किया। संधि में इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दे दी। इंग्लैंड ने सीलोन और ट्रिनिडाड को छोड़कर अपनी समस्त औपनिवेशिक विजयें त्याग दी। नेपोलियन ने पोप से जीते प्रदेशों को त्याग दिया। यह वस्तुतः दोनों देशों में युद्ध विराम मात्र था। नेक्स्ट है नेपोलियन के सुधार। इस समय नेपोलियन की विदेश नीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके सुधार थे। उसके सुधारों का यह क्रम उसके शासन के अंत तक युद्धों के दौरान भी चलता रहा। उसने सार्वजनिक सेवाओं के भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया, सट्टेबाजी रोकी, स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण स्थापित किया और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उसने सुधार करते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जो कि 3 स्तरों प्राथमिक, द्वितीय और उच्च पर संगठित थी। अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया, किंतु नेपोलियन की नारी शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। नेपोलियन ने बेरोजगारों को काम देने की यथासंभव चेष्टा की। इसके लिए उसने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य प्रारंभ करवाए ताकि रोजगार पैदा हो सके। पेरिस की सौंदर्य वृद्धि में भी उसकी बहुत रुचि थी। वह चाहता था कि पेरिस यूरोप का कला केंद्र बन जाए, जिससे कि फ्रांसीसी अपनी राजधानी को देखकर गर्व अनुभव करें। यही कारण था कि वह इटली से बहुत सी कलाकृति लाया था। चित्रकारों से कहा गया कि वे फ्रांस की विजयों से प्रेरणा ग्रहण करें। वर्साय के सामंतों का नया रूप अपने समर्थकों के रूप में उसने राष्ट्रीय सम्मान लेजियो दानर वितरित करके तैयार किया। आज भी फ्रांस का यह राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। क्रांति के समय की अव्यवस्था को सुधारते हुए नेपोलियन ने प्रशासन को पुनः केंद्रीकरण के आधार पर व्यवस्थित किया। नगरों और कम्यूनों के मेयर भी केंद्र से नियुक्त हुए। नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांसीसी जनता स्वतंत्रता नहीं, समानता चाहती है। इसीलिए उसने समानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति को बनाए रखा। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप का हाल यह था कि ट्रैफलगर के युद्ध में हुई नेपोलियन की निर्णायक पराजय का लोगों को पूरी तरह पता 10 वर्षों के बाद उसका पतन होने पर ही लगा था। कॉन्कोर्दा 1801 में नेपोलियन ने पोप के साथ जो धार्मिक समझौता किया उसे कॉन्कोर्दा या कॉन्कॉर्डेट कहा जाता है। नेपोलियन सिद्धांतवादिता से कितना स्वतंत्र था और धर्म का महत्व कितना समझता था, यह कॉन्कोर्दा इसका प्रमाण है।
उसने एक बार कहा भी था कि लोग कहेंगे कि मैं पोपवादी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। इस कॉन्कॉर्ड के अनुसार पोप ने क्रांति काल में पादरियों से छीनी गई भूमि पति पर अधिकार त्याग दिया। बदले में नेपोलियन ने माना कि बहुसंख्यक फ्रांसीसी जनता का धर्म कैथोलिक है। नेक्स्ट, पादरियों को राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई और इन पादरियों की नियुक्ति भी राज्य ही करेगा, जिन पर पोप अपनी औपचारिक स्वीकृति दिया करेगा। पादरी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। इससे न केवल किसानों को नेपोलियन ने अपना समर्थक बना लिया, बल्कि कैथोलिक जनता को भी प्रसन्न कर दिया तथा अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। इन सबके ऊपर उसने चर्च को राज्याधीन बना दिया था। धन्यवाद।